हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम आप लोगों को आज आहार विज्ञान एवं पोषण का अध्याय 13 वनस्पति भोज्य पदार्थ खाद्यान्न एवं दालों में आपको मैंने कल सीरियल किस पर पढ़ा हुआ, किस शब्द पे आधारित सीरियल शब्द है, किसको अनाज कहते हैं और क्यों सीरियल अंग्रेजी भाषा के क्यों सीरियल से इसको मतलब इसका प्रयोग करते हैं अनाज के लिए, ये मैंने बताया था। और मैंने अनाज की कितने परत होते हैं, किसमें कितने भाग में किस चीज़ की प्रचुर मात्रा होती है, ये बताया था। और अनाज का उपयोग करने के लिए इसमें क्या गुण होता है, मतलब क्या क्वालिटी होती है कि अनाज का उपयोग अत्यधिक किया जाता है। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि अनाजों में कितने % कार्बोज पाया जाता है, तो जो 60 से 80% पाया जाता है और 11% तक प्रोटीन पाया जाता है। इतनी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी। 3 परत पाई जाती है। पहला होता है ब्रान, जिसे चोकर कहते हैं। दूसरा होता है भ्रूणपोष, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। तीसरा होता है भ्रूण, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। जो ब्रान होता है वो 5% होता है। उसमें एक एलुरॉन लेयर होती है जो ब्रान को और एंडोस्पर्म को अलग करती है, वो 5% होती है। और तीसरा होता है भ्रूण, जो भ्रूण को एंडोस्पर्म से जो भ्रूण को अलग करता है उसको स्कुलेटम कहते हैं। और यही जो स्कुलेटम होता है वो इन मतलब भ्रूण के अंदर की जो चीज़ें हैं उन उसको भ्रूणपोष में, और भ्रूणपोष की जो क्वालिटी है उसको भ्रूण में हस्तांतरण करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई थी। और 1 ग्राम कार्बोज की दहन से आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इतनी चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। और एक चीज़ और है कि किस चीज़ में किस चीज़ की पर्याप्त मात्रा होती है, तो ब्रांड में सेल्यूलोज की पर्याप्त मात्रा होती है। जो भ्रूणपोष होता है उसमें कार्बोज की मात्रा ज़्यादा होती है, उसी की प्रधानता होती है। और इन दोनों के बीच में जो एक एलुरॉन लेयर आपने पढ़ी थी, एलुरॉन परत जिसमें कहते हैं, इसमें फास्फोरस की, फाइबर की, थाइमीन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, प्लस फास्फोरस की भी होती है, लेकिन फास्फोरस फाइटिक अम्ल के रूप में रहता है, इसलिए हमारे शरीर इसे पूर्णतः अवशोषित नहीं कर पाता। और अगला है भ्रूण। भ्रूण में किस चीज़ की प्रधानता रहती है, तो एंडोस्पर्म में कार्बोज सबसे एंडोस्पर्म में सबसे ज़्यादा कार्बोज होता है। और रेशा जो होता है उसमें क्या होता है, नगण्य होता है। कार्बोज तो होता है लेकिन फाइबर नहीं होता है। और ये अनाज का 52% होता है। जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, ये उसमें स्कुलेटम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से अलग करता है, प्लस इनके भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान करने का काम करता है। और इसमें किस चीज़ की प्रचुरता होती है, तो एम्ब्रियो में प्रोटीन होता है, वसा होता है, खनिज लवण होता है और विटामिन की क्या होती है, प्रचुर मात्रा विद्यमान होती है। इतना आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंठस्थ हो गया होगा। आप लोगों को रिवाइज ही करने की बस ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा आप लोगों को भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। अगला टॉपिक क्या है, गेहूँ, जिसे इंग्लिश में वीट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीट कहते हैं गेहूँ को। चलिए आज इसकी विशेषताएं, कितने प्रकार का होता है, गेहूँ से किस किस तत्व को का निर्माण होता है, इसमें क्या क्या पोषक तत्व की उपस्थिति होती है और किन चीज़ों की अनुपस्थिति होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और ये बुक किसकी है, तो ये बृंदा मैम की बुक है, जिसे हम आप लोगों को टू द पॉइंट पढ़ा के समझाते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है, खाद्यान्न के रूप में गेहूं का उपयोग सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। जैसे कपास यूनिवर्सल फाइबर है ना, वैसे गेहूं का उपयोग भी सार्वभौमिक है, मतलब प्रत्येक देश पूरे वर्ल्ड में इसका प्रयोग होता है। विश्व के सभी देशों में गेहूं का क्या होता है, उपयोग होता है। ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वाधिक किया जाता है गेहूं का उपयोग विश्व में, पूरे विश्व में। भारत में इसका उपयोग अति प्राचीन काल से, अब ये भी क्वेश्चन देखिए बन सकता है, नहीं भी बन सकता तो अपने नॉलेज के लिए जान लीजिए, ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व से गेहूं का प्रयोग होता है। कब से, ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व से। गेहूं से रोटी बनता है, गेहूं से केक बनता है, गेहूं से बिस्किट बनती है, गेहूं से दलिया, सूजी, बेकरी अन्य पदार्थ बनते हैं। संपूर्ण विश्व में गेहूं का उत्पादन होता है। वे गेहूं जो विश्व भर में उत्पादित होते हैं वे निम्नलिखित हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला क्या होता है, सामान्य गेहूं, जिसे कॉमन ब्रेड व्हीट कहते हैं। नंबर 2 मैक्रोनी गेहूं, जिसे मैक्रोनी व्हीट कहते हैं। नंबर 3 क्लब गेहूं, जिसे क्लब व्हीट कहते हैं। आप इतनी चीज़ें समझ गए। गेहूं क्या है, इसका प्रयोग सार्वभौमिक होता है। इससे विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे बिस्किट हो गया, दलिया, सूजी, बेकरी इत्यादि। इसका प्रयोग लगभग ईसा के 5000 वर्ष पूर्व से हो रहा है। गेहूं जो विश्व भर में उत्पादित होता है उसके आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। एक सामान्य, जिसे कॉमन बोलते हैं। नंबर 2 जिसे मैक्रोनी बोलते हैं, मैक्रोनी भी। तीसरा क्लब व्हीट। इतनी चीज़ें आपको आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा।
आगे लिखा है कि भारत में भी विविध प्रकार के गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसमें क्या क्या आते हैं? पिस्सी नंबर 1, नंबर 2 सरबती, नंबर 3 3077, नंबर 4 141, नंबर 5 सोनालिका, नंबर 6 सोना कल्याण, नंबर 7 मालवी, नंबर 8 मैक्सिकन, नंबर 9 चंदोसी इत्यादि। इस पे देखिए किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे आपने पीछे अनाज के बारे में पढ़ा था ना कि उस पर उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जल, वहाँ के हल, तो वही चीज़ है। अनाज तो ये भी है। तो मिट्टी, जल, हवा, वातावरण, जलवायु आदि में विविधता, मतलब विविधता का मतलब क्या होता है? जो वेरिएशन होता है ना, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार, वही चीज़। विविधता के कारण गेहूँ की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता में क्या होता है? अंतर देखने को मिलता है। गेहूं में उपस्थित प्रोटीन के आधार में गेहूं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। देखिए, उत्पादन के आधार पे, विश्व उत्पादन के आधार पे 3 प्रकार: सामान्य, मैक्रोनी और क्लब। भारत में उत्पादन पिस्सी, सरबती 3077, 141, सोनालिका, कल्याण, मालवी, सोना, मैक्सिकम, चंदोसी। और प्रोटीन के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: वीटीएस गेहूं और मियली गेहूं। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। उत्पादन के आधार पे 3, भारत में ये उपरोक्त जो दिया है, और प्रोटीन के आधार पर 2, वीटीएस गेहूं और मियली गेहूं। अब आप देखिए वीटीएस क्या होता है और मियली क्या होता है। तो जो वीटीएस गेहूं होता है, वीटीएस गेहूं कठोर एवं सख्त प्रकृति का होता है। जो वीटीएस होता है वो क्या होता है? सख्त होता है, हार्ड होता है, कठोर एवं सख्त होता है। इससे कड़ी चीज़ें बनती हैं, मतलब कुरकुरी टाइप की कह सकते हैं। इससे ब्रेड, बिस्किट्स, केक, बेकरी के अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें उपस्थित प्रोटीन और जो इनमें शर्करा होती है उनमें जो बॉन्ड होते हैं, जो दृढ़ता से जो एक दूसरे के बॉन्ड को कस के बॉन्ड बनते हैं, उसमें काफ़ी क्या होती है? मजबूती होती है उन बॉन्ड के बीच में। उसीलिए क्या होते हैं? इनसे जो ब्रेड, बिस्किट, केक, बेकरी, ये सब चीज़ें बनाई जाती है। किन गेहूं से? वीटीएस से। किस आधार पे? प्रोटीन के आधार पे इनका मतलब वर्गीकरण किया गया। ठीक। अब मियली से क्या होता है? यह गेहूं नरम प्रकृति का होता है। ये गेहूं नरम प्रकृति का होता है। इसका उपयोग मुख्यतः रोटी बनाने में किया जाता है। वीटीएस से क्या बनते हैं? ब्रेड, बिस्किट, केक, बेकरी, अन्य पदार्थ बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये कठोर और सख्त होता है। कठोर और सख्त किसके क्यों होता है? किस आधार पे, किस क्वालिटी के? तो इसमें जो प्रोटीन और शर्करा होती है वो आपस में दृढ़ता से बंधी होते हैं, उनके बॉन्ड आपस में कस के बंधे होते हैं। और जो मियली गेहूँ होता है वो नरम होता है, तो नरम होता है तो रोटी बनेगी। गेहूँ से कई भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, जैसे आटा, मैदा, दलिया और सूजी। नंबर 1 आटा, फ्लार जिसे बोलते हैं। गेहूं को चक्की से पीसकर आटा तैयार किया था। गेहूं को चक्की से पीसकर आटा तैयार किया था। घर में जांता बोलते थे। अब हमारे क्षेत्रीय भाषा में हम पहले की बात है कि जांता हुआ करता था, जो पत्थर का राउंड शेप का पत्थर का 2 रहता है, पार्टी टाइप का, एक के ऊपर एक रहता है और एक होल टाइप का रहता है। वहाँ से गेहूं के को डालते हैं और चलाते हैं, तो दोनों पत्थरों के बीच में वो पिसता है। जो घर पे उपयोग करते थे तो जांता और चक्की बोली जाती थी। और वही चीज़ जो है कि बड़े स्तर पे होती तो भाई वो बड़े चक्की पे होगी, मतलब जो मशीनों का उपयोग करके, वही चक्की चीज़ लिखा हुआ है। आटे से बनी रोटी का उपयोग हम सभी दैनिक जीवन में रोज ही सुबह शाम करते हैं। आटे से पूड़ी, कचौड़ी, पराठे, मठरी, अन्य स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। गेहूं से आटा तैयार करने हेतु चक्की, हाथ से व मशीन से चलने वाली का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया जांता भी बोलते हैं, चक्की भी बोलते हैं। गांव में क्षेत्रीय भाषा है, अब अलग अलग जगह अलग अलग बोली जाती होगी, माइंड नहीं करिएगा आप इस चीज़ को। हाथ से पीसे आटे में पौष्टिक मूल्य अधिक होता है। देखिए, हाथ से और जो मशीन से पीसा तो पौष्टिक मूल्य क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इतनी घर्षण होती है ना, इतनी उसमें घर्षण होती है, तेज़ घर्षण से क्या होता है? ताप बढ़ जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप अभी अपने दोनों हाथ को कुछ देर रगड़िए एक दूसरे से, देखिए गर्म हो जाता है हाथ। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि दोनों के बीच में घर्षण होता है और वहाँ पे टेम्परेचर, ताप बढ़ जाता है, ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वही चीज़ कहा गया कि जो हाथ से, भाई हाथ से जब पीसेंगे तो थोड़ी देर चलाएंगे रुक जाएंगे, थोड़ी देर चलाएंगे रुक जाएंगे, क्योंकि भाई हाथ से परिश्रम ज़्यादा लगता है, पर मशीन को थोड़ी परिश्रम लग रहा है, उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, तो वो चलते रहेगी, तो उस पर क्या होगा? उसमें जो हीट है उसमें ज़्यादा पैदा, घर्षण ज़्यादा होगा। तो यही कहने के मतलब है कि जो हाथ से पीसे जाते थे उसमें पौष्टिक मूल्य अधिक होता था, जबकि मशीन से पीसे जाने में क्या होता था? पौष्टिक मूल्य का ह्रास होता था। क्यों? क्योंकि तेज ताप एवं घर्षण के कारण तत्वों का नाश हो जाता था। नंबर 2 क्या है? मैदा।
गेहूं से मैदा बनाने हेतु तो गेहूं को निर्धारित नमी, देखिए ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि मैदा बनाने के लिए गेहूं में कितने परसेंट नमी होनी चाहिए, तो 15.7%। गेहूं से मैदा बनाने के लिए गेहूं में कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए, तो 15.7% नमी रहनी आवश्यक है। गेहूं से मैदा बनाने हेतु गेहूं को निर्धारित नमी 15.7% में एक निश्चित अवधि तक रखा जाता है ताकि छिलका एवं भ्रूण को आसानी से हटाया जा सके। गेहूं से जब मैदा तैयार किया जाता है तब 50% विटामिन एवं खनिज लवणों का नाश हो जाता है। गेहूं से जब मैदा तैयार किया जाता है तो कितने प्रतिशत खनिज लवण और विटामिन का नाश होता है, तो 50%, आप कह सकते हैं आधे आध पूरा नष्ट हो जाता है। इसलिए मैदे को पौष्टिक मूल्य आटे की अपेक्षा कम होती है। मैदे का पौष्टिक मूल्य जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है क्या होता है, आटे से कम होता है कि ज़्यादा, आटे से कम होता है। मैदा बनाने की प्रक्रिया में गेहूं से छिलका तथा भ्रूण को अलग करके केवल उसके भ्रूणपोष एंडोस्पर्म को महीन पीसा जाता है। मैदा बनाने की प्रक्रिया में पहले तो छिलका ब्रान को अलग किया जाता था, फिर जो भ्रूण होता है ना एम्ब्रियो, उसको भी अलग कर दिया था। वो जो बीच का अनाज का 52% होता है जिसमें रेशा नहीं होता है बल्कि कार्बोज होता है, सिर्फ उसको पीस के, जो एंडोस्पर्म होता है उसको पीस के महीन पीसा जाता है। पीसने के उपरांत इसे छान लिया जाता है ताकि चोकर जो बचा खुचा थोड़ा मोड़ा सेलुलोज था जो आपके पाचन को आराम रहे, पाचन शक्ति को बढ़ाए, वो भी हटा दिया गया, चोकर को भी छान दिया गया। मैदे के ऑक्सीकरण पर छान लिया गया ताकि चोकर बाहर निकल जाए। फिर क्या किया गया, मैदे का ऑक्सीकरण किया गया, ब्लीचिंग की गई। वाइट होता है ना मैदा, देखिए आटे से ज़्यादा सफ़ेद होता है। ब्लीचिंग करके इसका रंग सफ़ेद किया गया। अब ब्लीचिंग के लिए उपयोग क्या किया गया, किस केमिकल का, तो बेंजाइल पेरोक्साइड या क्लोरीन डाइऑक्साइड। अब इतना चीज़ें मैं आपको अपनी भाषा में बताती हूँ कि पहले गेहूँ लिया, उसको मैदा बनाना है, तो मैदा बनाने के लिए उस गेहूं में 15.7% की निर्धारित नमी रखी जाती है। इस नमी को कुछ टाइम के लिए इसलिए रखा जाता है कि देखिए आपको, जैसे मैं एक चने का उदाहरण देती हूँ, अगर चने के छिलकों को वैसे हटाएंगे तो नहीं हटेगा, लेकिन अगर आप चने को कुछ देर के लिए भिगो देते हैं तो अगर आप हाथ से रगड़ेंगे या ऐसे छिलका छीलेंगे तो आराम से बिना किसी दिक्कत के छिलका क्या होगा, आराम से उसके पे निकल जाएगा, क्योंकि वो हल्का सा फूल गया रहेगा। वही इसीलिए नमी की यहाँ आवश्यकता होती है, क्योंकि छिलका भ्रूण से आसानी से अलग हो जाए, इसीलिए क्या करते हैं कि उसमें नमी रखते हैं। और नमी कितने परसेंट होनी चाहिए, 15.7% की नमी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, गेहूँ से मैदा तैयार करते हैं, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, 50% आधे आध विटामिन और खनिज लवण का नाश हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, पौष्टिक, इनमें क्या होता है, मैदे का पौष्टिक मूल्य भी कम होता है। ठीक है, तो पता ही भाई कम तो हो ही जाएगा पौष्टिक मूल्य। मैदा जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें देखिए क्या किया जाता है, आपको मैंने बताया ना अनाज के 3 पार्ट, पहला ब्रान, दूसरा एंडोस्पर्म, तीसरा एम्ब्रियो। जो तीसरा है और पहले को हटा के वली जो बीच वाला 52% पार्ट होता है उसी को पीसा जाता है। पीसने के बाद जो हल्का फुल्का अगर उसमें चोकर की मात्रा आ भी गई है तो उसको भी छान करके अलग कर लिया जाता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या किया जाता है, इतना तो कर लिया, अब उसको वाइट करना है, मतलब सफ़ेद करना, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है। मैदे की जो गुड़ दिखाना होता है कि बहुत सफ़ेद होता है, बहुत बारीक होता है, वो क्वालिटी उसमें लानी है, तो वो किसी रसायन का प्रयोग किया जाएगा। तो उस रसायन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, बेंजाइन पेरोक्साइड या क्लोरीन डाइऑक्साइड। बस यही है मैदे बनाने की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि महीन बारीक पिसा गेहूं क्या कहलाता है, मैदा। अगला क्या है, दलिया। दलिया का पौष्टिक मूल्य आटे के बराबर ही होता है। पौष्टिक मूल्य मतलब समझ रहे होंगे ना, न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यू लिखा है। दलिया का पौष्टिक मूल्य आटे के बराबर ही होता है, लेकिन मैदे का क्या होता है, ह्रास हो जाता है। 50% विटामिन खनिज लवण खत्म हो जाते हैं, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होती है, लेकिन इसका क्या होता है, गेहूं के बराबर होता है। बहुत मोटा पिसा हुआ गेहूं दलिया कहलाता है। बहुत मोटा पिसा हुआ गेहूं क्या कहलाता है, तो दलिया कहलाता है। इसमें रेसे, थाइमिन मतलब विटामिन B1, खनिज लवण की प्रचुर मात्रा रहती है।
मतलब बहुत ज़्यादा, अतः यह पौष्टिक होता है। इसका उपयोग बच्चों, वृद्धों, गर्भवती माताओं तथा कब्ज के रोगियों के नाश्ते के रूप में किया था। दलिया का उपयोग, ये मोटा अनाज हो गया ना, मोटा पिसा हुआ गेहूं, तो ये मोटा थोड़ा हो गया, तो इसके लिए कब्ज के रोगियों के लिए अच्छा होता है। कब्ज से बचाव हेतु दलियों का उपयोग क्या होता है? श्रेयकर होता है। कब्ज से बचाव के लिए दलिये का प्रयोग श्रेयकर माना जाता है, मतलब अच्छे से अच्छा माना जाता है। मोटा पिसा गेहूं क्या कहलाता है? दलिया। अगला क्या दिया है? सूजी। सूजी कड़े, जिसे मैक्रोनी कहते हैं, सूजी कड़े एवं सख्त प्रकार के गेहूं के दानों से तैयार किया जाता है। आपने पढ़ा था ना, कड़ा गेहूं क्या होता है? वीटीएस गेहूं जिसे कहते हैं, दानों से तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग हलवा, उपमा, इडली, डोसा, खमण एवं अन्य प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन को तैयार करने में किया जाता है। सूजी हेतु गेहूं को रवे के रूप में पीसना पड़ता है। रवा में समझ, चीनी का जैसे रवा होता है, क्रिस्टल के रूप में, ठीक है। इसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अब देखिए इसकी मेच्योरिटी दिया हुआ, परिपक्वता, मेच्योरिंग। मैदे से ब्रेड, बिस्किट, केक एवं बेकरी के अन्य पदार्थ तैयार करने तथा उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी में वृद्धि हेतु परिपक्वता, मेच्योरिंग की जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेड, बिस्किट के मतलब बेकरी की चीज़ें तैयार करने के लिए उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है? मेच्योरिंग, परिपक्वता की जाती है। ये एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में मैदे को 1-2 माह तक संग्रह करके घर में रखा जाता है। मतलब 1-2 महीने, दूसरे से कर लीजिए, 1-2 महीने तक क्या किया था? उसको संग्रह एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है, जिसके कारण मैदे में उपस्थित कुछ एंजाइम्स में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तन में मैदे में उपस्थित वसा लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, वसा को कौन तोड़ता है? तो वसा पे कार्य कौन करता है? लाइपेज ही तो करता है। लाइपेज जो होता है, तो देखिए वो भी यहाँ पे भी तोड़ रहा है। वसा लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में विघटित होकर वसी अम्ल बनाते हैं। वसा का जब टूटेगा तो क्या होगा? फैटी एसिड ही तो बनेगा। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनता है ना, 1 अणु ये और 3 अणु वो, जो पुनः लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण सल्फर ग्रुप में परिवर्तन आता है। इन्हीं परिवर्तन को परिपक्वता या एजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्वता या एजिंग कह लेते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं? मैदे से ब्रेड, बिस्किट, बेकरी बनाने के लिए क्या, उनकी क्वालिटी में बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं? तो मेच्योरिंग या परिपक्वता कहते हैं। ये प्रक्रिया होती कैसी है? तो मैदे को क्या करते हैं? 1-2 माह के लिए घर में संग्रह कर लेते हैं। इसमें कुछ एंजाइम में परिवर्तन होता है, जिसमें जो वसा होती है उस पर लाइपेज एंजाइम की क्रिया होती है, वो टूटता है। वसी अम्ल में पुनः उस पर लाइपोऑक्सीनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत, ऑक्सीडेशन होगा ना भाई, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीडेशन होगा ही, जिसके कारण सल्फर ग्रुप में परिवर्तन आ जाता है। इन्हीं परिवर्तनों को क्या कहते हैं? परिपक्वता या एजिंग कहते हैं। इसके कारण ब्रेड, केक, बिस्किट क्या होते हैं? श्रेष्ठ गुण वाले हो जाते हैं, ठीक है। उनका गुण, उनकी क्वालिटी में वृद्धि हो जाती है। अब अगला क्या आता है? गेहूं का पोषण मूल्य। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना गेहूं देना चाहिए? 250 से 300 ग्राम गेहूं का उपयोग करना चाहिए। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम गेहूं का उपयोग करना चाहिए? तो 250 से 300 ग्राम गेहूं का उपयोग आटा के रूप में, सूजी, दलिया, मैदा या अन्य स्वरूप में मतलब करता है एक प्रौढ़ व्यक्ति, जिससे उसे कुल आवश्यकता का 1/3 भाग कैलोरी, ऊर्जा तथा पूरी आवश्यकता का 1/3 भाग कैलोरी या एनर्जी भी कह सकते हैं, ऊर्जा तथा 50% प्रोटीन प्राप्त होता है। समझ गए? 250-300 ग्राम, जो 250 से 300 ग्राम गेहूँ किसी रूप में, जैसे सूजी, दलिया, मैदा इत्यादि के रूप में वो प्रयोग करेगा, तो उसे 1/3 भाग कैलोरी मिलेगी ऊर्जा के रूप में, और 50% प्रोटीन प्राप्त होगा। बहुत सीधी सी बात है। 250 से 300 ग्राम गेहूं का आपको इंटेक करोगे, चाहे उसे आप आटा के रूप में, सूजी के, दलिया के, मैदा किसी भी रूप में, तो आपसे क्या मिलेगा? तो आपकी कुल आवश्यकता का 1/3 भाग आपको कैलोरी मिलेगी और 50% भाग आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। इतना आपको क्लियर हो गया? अब अगला क्या है? नंबर 1 पॉइंट, प्रोटीन। गेहूं में मुख्यतः 2 प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे गेहूं में मुख्यतः कितने प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है? 2। एक तो होती है ग्लूटेलिन, दूसरा ग्लाइडिन। यही दोनों मिलके क्या बन जाती है? ग्लूटीन बन जाती है। आगे ये चीज़ बताया गया होगा। गेहूं में मुख्यतः 2 तरह के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। नंबर 1 ग्लूटेलिन, नंबर 1 क्या होता है? ग्लूटेलिन। नंबर 2 ग्लाइडीन। प्रोटीन, गेहूं की प्रोटीन 2, कौन कौन सी? ग्लूटेलिन, ग्लाइडीन।
ग्लूटेनिन तथा ग्लाइडीन इन दोनों ही प्रोटीनों को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? ग्लूटीन। ग्लूटीन को आप तोड़ोगे तो एक आपको मिलेगा ग्लूटेलिन प्लस ग्लाइडीन बराबर ग्लूटीन। अतः गेहूं का प्रोटीन ग्लूटीन कहलाता है। ठीक, अतः उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 10 से 14% होती है। उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 10 से 14% होती है। और कौन सी प्रोटीन होती है? तो ग्लूटीन होती है। किससे किससे मिलकर बनी होती है? तो ग्लूटेलिन और ग्लाइडीन से मिलकर के बनी होती है। निम्न कोटि के गेहूं में 8 से 9% तक होती है। ठीक है, उपस्थित रहती है। सूजी में कितने प्रतिशत? 4%। मैदे में 10%। क्या प्रोटीन उपस्थित रहता है? गेहूं में जो उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन रहेगा उसमें 10 से 14% तक प्रोटीन रहेगा। जो निम्न क्वालिटी का रहेगा उसमें 8 से 9% रहेगा। सूजी में 4% रहेगा और मैदे में 10% रहेगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं है। ठीक है, क्या रहेगा उपस्थित? ग्लूटीन। ठीक है, गेहूं में उपस्थित ग्लूटीन के कारण ही गेहूं के आटे को भिगोने पर उसमें लस उत्पन्न हो जाता है। जब आप आटा गूंथते हो, देखो चावल का आटा अगर गूंथोगे तो फट जाएगा, या मोटा अनाज जैसे अगर आप मक्के का आटा इन सबको गूंथोगे ना तो उतना लसम नहीं बनता है जितना कि गेहूं के आटे में बनता है। और कुछ देर अगर आप उसको माड़ करके और छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया से मिक्स मत करिए, कुछ देर छोड़ दीजिए तो उसमें उस चीज़ की ग्लूटीन की क्वालिटी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो उसके बाद अगर आप उसको जब डो बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा सा डो तैयार हो जाता है। किसके कारण? ग्लूटीन के कारण, जिसके कारण आटे में लोच होती है। लोच मतलब लचक, मतलब सॉफ्ट, बढ़िया रोटी बनती है। कहते हैं ना आटे को जितना मारो उतनी बढ़िया रोटी बनती है। या कुछ देर भिगो के मतलब उसका डो बना के वैसे रख दो, उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें ग्लूटीन इन्हेंस मतलब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसकी मतलब उसमें ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है उसमें लोच पैदा होती है और उसमें ग्लूटीन जो प्रोटीन उसकी मात्रा बढ़ जाती है। परिणामतः ब्रेड, रोटी, केक, बिस्किट आसानी से बनाए जाते हैं। गेहूं का प्रोटीन किस प्रकार का प्रोटीन है? अपूर्ण प्रोटीन है। ठीक है, गेहूं का प्रोटीन किस प्रकार का प्रोटीन है? अपूर्ण प्रोटीन है, न कि पूर्ण प्रोटीन है। पूर्ण प्रोटीन कौन से होते हैं? जो प्राणी स्रोत से प्राप्त होते हैं, जो आपको बताया ना, हिस्टिडीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, फिनाइल आइसोल्यूसिन हो गया, फिर जो है कि आर्जिनिन हो गया, और वो मतलब ऐसे ही करके 10 प्रोटीन है। तो ऐसे करके 10 प्रोटीन है जो क्या है? पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो ग्लूटेन है वो किस प्रकार का प्रोटीन है? अपूर्ण प्रोटीन है। इसमें कई आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, विशेषकर लाइसिन तथा थ्रियोनिन। इसमें कई आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं, सॉरी, इसमें कई आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं, विशेषकर लाइसिन तथा थ्रियोनिन का सख्त अभाव रहता है। ठीक है, ये अमीनो अम्ल गेहूं में अनुपस्थित रहते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, आवश्यक अमीनो अम्ल लाइसिन और थ्रियोनिन। ठीक है ना, हिल पवट्टम। ठीक है, हिल पवट्टम ये नहीं रहेगा। देखिए, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल ल्यूसिन जो है वो, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन और मिथियोनिन। ठीक हो गया, ये इतने हो गए। तो ये किस में पाए जाते हैं? तो इसमें देखिए आ रहा है ना, एक लाइसिन भी आ रहा था यहाँ पे एल से, एक ल्यूसिन था, एक लाइसिन, तो लाइसिन भी आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा था? थ्रियोनिन आ रहा था, और एक से ट्रिप्टोफैन। तो ये क्या होते हैं? ये इसमें ये आवश्यक अमीनो अम्ल है जो इसमें नहीं पाए जाते, इसलिए इसको किस में रहती है? अपूर्ण प्रोटीन हो गया। ठीक है, क्योंकि 10 आवश्यक अमीनो अम्ल में 2 की कमी हो रही है ना, तो इसलिए किसमें हो गया? अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। और कौन कौन सी प्रोटीन नहीं होती? एक लाइसिन नहीं होती, एक थ्रियोनिन। कौन कौन सी? लाइसिन, थ्रियोनिन। लाइसिन और थ्रियोनिन इसमें नहीं होती है। ठीक है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लाइसिन किस में मिलता है और थ्रियोनिन किस में मिलता है। ठीक है, लाइसिन की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है और थ्रियोनिन की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, ये आप हमको बताएंगे। ये अमीनो अम्ल गेहूं में अनुपस्थित रहते हैं। गेहूं से बने रोटी व्यंजन का उपयोग दाल, दूध, मांस, अंडा आदि के साथ प्रयोग करने पर इनकी कमी पूरी हो जाती। इसीलिए नहीं, क्योंकि देखिए जो जो सारे बोलते हैं ना, जो पूर्ण प्रोटीन होते हैं, जो ये प्राणी स्रोत से प्राप्त प्रोटीन, जो प्राणी
जो प्राणी स्रोत से प्राप्त प्रोटीन होते हैं उनको पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत रखा जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब आप इनको जैसे दूध दूध मांस अंडा इन सबों के साथ इसको उपयोग में करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये पूर्ण हो जाएंगे। इनकी जो अपूर्णता है, जो एक दो प्रोटीन इसमें कमी होगी वो उनकी इनसे पूर्ति हो जाएगी। के साथ प्रयोग करने से इनकी कमी पूरी हो जाती है। अतः दाल तथा अनाज का प्रयोग एक संबंधी दो में करना चाहिए। दाल और अनाज का प्रयोग किस संबंध में करना चाहिए, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, तो एक संबंधी दो, ठीक है, 1:2 में करना चाहिए। नंबर 2 आता है क्या इसमें, कार्बोज। गेहूं में कार्बोज स्टार्च के रूप में 60 से 80% तक होता है। किस रूप में, स्टार्च के रूप में होता है। समझ में आ रहा। और ये स्टार्च है का, एक कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, आपको पता होना चाहिए। तो कार्बोज क्या है, गेहूं में कार्बोज स्टार्च के रूप में। गेहूं में कार्बोज किस रूप में रहता है, तो आप बताएंगे स्टार्च के रूप में रहता है। कितने प्रतिशत रहता है, तो 60 से 80% रहता है, ठीक है। कितने प्रतिशत रहता है, 60 से 80% रहता है। वसा कितनी होती है, गेहूं में वसा की मात्रा बहुत ही कम 1.5 ग्राम पर 100 ग्राम होती है, बिल्कुल नगण्य के बराबर कह सकते हो आप। गेहूं में वसा कितनी होती है, 1.5 ग्राम पर 100 ग्राम, 1.5 ग्राम पर 100 ग्राम होती है। विटामिन गेहूं में थायमिन तथा निकोटिनिक अम्ल जिसे कहते हैं, नियासिनामाइड भी कहते हैं, अम्ल B3 भी कहते हैं, अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कौन सा, B1 और B3 क्या रहते हैं, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। परंतु मशीन से पिसवाने से घर्षण ताप के कारण अधिक मात्रा में इन विटामिनों का नाश हो जाता है। विशेषकर मैदे में थायमीन का नाश सर्वाधिक होता है, ठीक है। मैदे जब ये गेहूं को मशीन में पिसवाया जाता है तो ताप और घर्षण के कारण जो थायमीन होता है ना, इसका विशेषकर नाश हो जाता है। और इसमें कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो बी ग्रुप की विटामिन B1 और B3 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है खनिज लवण। गेहूं में फास्फोरस, गेहूं में फास्फोरस, कैल्शियम तथा लौह लवण उपस्थित रहता है। मैदे तथा सूजी में खनिज लवणों की मात्रा 50%। मैदे तथा सूजी में खनिज लवणों की मात्रा कितनी होती है, 50% तक कम हो जाती है। आपको मैंने आगे ही बताया था ना, मतलब आधे याद इसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है मैदे में, क्योंकि जो इंडोस्पर्म होता है बस उसको ही प्रयोग में लाया जाता है। जो ब्रान होता है और जो इम्ब्रियो होती है उसको प्रयोग में नहीं लाया जाता। और ब्रान में सेल्यूलोज का जो होती है मात्रा होती है, ठीक है। और जो ये नीचे होता है इम्ब्रियो, इसमें तो सारे मिनरल्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, कोई प्रोटीन्स भी होता है, तो इनका प्रयोग नहीं किया था। बस जो बीच में कार्बोज होता है उसका प्रयोग किया था। उसमें रेसे तो वैसे भी नहीं रहते, जो बच्चे कुछ रहते हैं उसको भी छान के अलग कर देते, तब तो मैदा बनाया जाता है। ब्लीचिंग करने के लिए केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो 50% तो उसकी मात्रा वैसे ही, उनकी जो मतलब मिनरल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसकी 50% क्वालिटी ही खत्म हो जाती है। फिर इस पर क्या क्या था, इसका फोर्टिफिकेशन, प्रबलीकरण किया जाता है। फोर्टिफिकेशन, समृद्धिकरण, इनरिचमेंट तथा संपूरक तत्व डालकर सप्लीमेंटेशन द्वारा इनको क्या कहता है, इनरिच, मतलब इनकी क्वालिटी को इन्हेंस किया जाता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करती हूँ। और आगे आप नीचे देख लीजिए, गेहूं को अंकुरित करने से इसमें विटामिन C तथा E उत्पन्न हो जाता है। गेहूं को अगर जर्मिनेट करेंगे, जब उसको मतलब अंकुरित करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, विटामिन C और विटामिन E क्या हो जाता है, इनरिच सोर्स आता है। मतलब इसमें क्या होता है, ये मतलब उत्पन्न हो जाते हैं कैसे, जब ये अंकुरित करेंगे तब, पहले से नहीं होते हैं। लेकिन जब आप इसको अंकुरण करते हैं ना इसका, तो इसमें क्या होता है, C और E उत्पन्न हो जाते हैं। गेहूं के अंकुरण का तेल जो जर्म सीड्स ऑयल होता है वो विटामिन E प्राप्ति के उत्कृष्ट साधन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, जो अंकुरण का तेल होता है जर्म सीड्स ऑयल, वो विटामिन E के प्राप्ति के उत्कृष्ट साधन माने जाते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देख लीजिए जो बचा है, अधिकांशतः गृहिणियां रोटी बनाते समय आटे को छानकर चोकर फेंक देती हैं। छने आटे में सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित नहीं होते, क्योंकि चोकर के साथ ही लोहा, थायमीन तथा फास्फोरस भी निकल जाता है। अतः रोटी बनाते समय क्या क्या निकलता है, चोकर के साथ लोहा निकलता है, थायमीन निकलता है और फास्फोरस निकलता है। अतः रोटी बनाते समय आटे से चोकर को छानकर अलग नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है, श्रेष्ठकर और लाभदायक होता है। चोकर में रेशा भी उपस्थित होता है जो कब्ज में सुरक्षा करता है। गेहूं को यदि दलिये के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो ज़्यादा लाभकर होगा। आपने देखा था ना, कब्ज के रोगियों के लिए दलिया बहुत श्रेयकर था,
क्योंकि इसमें गेहूं का बाह्य आवरण, देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, क्योंकि इसमें गेहूं का जो बाह्य आवरण पेरिकार्प का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पेरिकार्प का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं के बाह्य आवरण में लोहा, विटामिन B1, थायमिन मतलब जिसे कहते हैं फास्फोरस तथा कैल्शियम उपस्थित होता है। यहाँ पे आज गेहूं ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर न समझ में आए तो एक बार दो बार आप इसे देखना। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।